एक रानी और साधु की प्रेम कहानी। इस कहानी में आप लोग यही जानेंगे कि कैसे एक रानी ने अपने राजा की आंखों में धूल झोंक कर एक साधु से प्रेम लीला रचाई और अपने सुंदर राजपाट को छोड़कर वन में निवास करने लगी। फिर वह कैसे अपने राजा को मौत के घाट उतारने के लिए साधु के साथ मिलकर साजिश रची। फिर उसके बाद वह साधु उस रानी को कैसे गर्भवती किया और पुत्र के साथ क्या हुआ। मित्रों, आप लोग कहानी को पूरा देखेंगे तभी आप लोग को पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं इस प्रेम लीला और रोचक कहानी के बारे में। एक समय की बात है, विंध्याचल के पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था अभिनवपुर। उस राज्य के राजा विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। राजा न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय थे। उनकी पत्नी रानी सौम्या अपनी सुंदरता और सौम्यता के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। रानी सौम्या राजा की एकमात्र पत्नी थी और राजा उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। राजमहल का जीवन भव्य था, लेकिन रानी सौम्या का मन अक्सर एकाकी और ऊंचा रहता था। राजा अपने राज्य कार्य में व्यस्त रहते थे और अक्सर रानी अकेलेपन का सामना करती थी। रानी अक्सर महल के बाहर बने फूलों और फलों के बाग में भ्रमण करने जाया करती थी। उसी फलों की बाग में एक साधु का आश्रम था जिसका नाम था स्वामी जगानंद था। साधु की ज्ञान और मंत्रों की चर्चा दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। रानी जब पहली बार वहां गई तो साधु ने उनका भरपूर स्वागत किया और उनसे गहन चर्चा की। साधु की वाणी में ऐसा आकर्षण था, तब रानी मंत्रमुग्ध हो गई। रानी सौम्या ने बहाने बनाकर राजमहल से बाहर साधु के आश्रम जाना शुरू कर दी। साधु ने उन्हें ध्यान योग्य और शास्त्रों का ज्ञान देना शुरू किया, परंतु यह रिश्ता धीरे धीरे शारीरिक आकर्षण में बदलने लगा। साधु की रहस्यमयी आंखें और रानी की अकेली आत्मा के बीच एक ऐसी डोर बंध गई जिसे छिपाना आसान नहीं था। रानी ने इस रिश्ते को राज रखने के लिए बहुत सावधानी बरती। वह साधु से तब मिलती थी जब राजा दरबार में अपने कार्य में व्यस्त होते। कभी कभी रात के अंधेरे में भी रानी चुपचाप महल छोड़कर साधु के आश्रम जाती। रानी ने राजा के प्रति अपना व्यवहार ऐसा रखा कि उन्हें कभी भनक भी नहीं लगी। वह राजा का पूरा ख्याल रखती, उसने मधुर बातें करती और उनके हर आदेश का पालन करती। राजा को लगता कि रानी उनसे बहुत प्रेम करती है। सौम्या और जगानंद का प्यार गहराता गया। साधु का व्यक्तित्व इतना हास्यमय था कि रानी उसमें पूरी तरह डूब चुकी थी। फूलों फलों बाग का वह आश्रम अब रानी के लिए एक ऐसा स्थान बन गया था जहां वह अपनी सभी चिंताओं और महल के नियमों को भूल जाती थी। रानी ने महल के सेवकों को भी अपनी चालाकी से वश में कर लिया था। जब भी वह आश्रम जाने का मन बनाती, वह महल के भीतर किसी उत्सव या पूजा का आयोजन करने की बहाना बना देती। सेवक और मंत्री उसी कार्य में व्यस्त रहते और रानी साधु से मिलने के लिए चुपचाप निकल जाती। रानी के महल छोड़ने के समय को इतना योजनाबद्ध किया जाता कि राजा विक्रमादित्य को कभी किसी बात का आभास नहीं हुआ। रानी राजा के साथ जब बेड पर बैठी दिन में समय बिताती तो उन्हें अपनी मुस्कान और प्रेम भरे शब्दों से भरपूर संतुष्ट करती। राजा को यह यकीन था कि रानी उनके प्रति पूर्णतः समर्पित है। साधु जगानंद ने रानी को यह यकीन दिला दिया था कि उनकी आत्मा को शांति केवल साधु के साथ ही मिल सकती है। रानी ने धीरे धीरे महल के कुछ गहने और बहुमूल्य वस्तुएं साधु को देना शुरू कर दिया। वह साधु के लिए अनमोल चीजें लेकर आती और बदले में साधु से मंत्रों और रहस्यमय शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करती। साधु ने रानी को यह भी समझा दिया था कि वह एक दिव्य आत्मा है और उनका यह मिलन ईश्वर की योजना का हिस्सा है। रानी ने अब पूरी तरह से साधु पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। महल के कुछ सेवकों ने रानी के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। उनकी गैर मौजूदगी के दौरान महल में गुपचुप बातें होने लगी, लेकिन इतनी रानी चतुर थी कि उन्होंने हर अफवाह को दबा दिया। उन्होंने उन सेवकों को इनाम और अधिकार देकर अपनी ओर कर लिया। एक दिन साधु जगानंद रानी सौम्या से कहा, हे प्रिय, अब राज्य का असली नियंत्रण तुम्हारे हाथों में होना चाहिए। राजा केवल एक दिखावा है। मित्रों, रानी तो अब साधु के प्रति अपने मन और शरीर से पूर्णतः समर्पित हो चुकी थी। इस विचार से सहमत होने लगी। साधु ने धीरे धीरे रानी को समझाया
और कहा कि हे प्रिय, यदि तुम चाहो तो राजा को पीछे छोड़कर स्वयं राज्य की महारानी बन सकती हो। जब रानी सौम्या अपने महल के अंदर थी तो यह विचार रानी के मन में एक चिंगारी की तरह जल उठा। अब रानी के अंदर महत्वाकांक्षा और मोह का संगम हो चुका था। एक दिन जब रानी साधु के पास गई तो साधु ने रानी से कहा, अब समय आ गया है कि मैं महल के भीतर प्रवेश करूं। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव हर समय होना चाहिए। रानी ने चुपके से साधु को महल के भीतर एक गुप्त स्थान में रहने की अनुमति दे दी। रानी ने महल के पुराने कक्षों में से एक को सजवाया और उसे साधु के रहने योग्य बना दिया। साधु अब महल में छिपकर रहने लगे, लेकिन इस बात का पता केवल रानी और उनकी सबसे विश्वास पात्र दासी को पता था। साधु ने राजा के दैनिक कार्यों और महल के नियम कानूनों पर गहराई से नजर रखनी शुरू कर दी। साधु ने रानी के माध्यम से राजा विक्रमादित्य पर भी अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह रानी को कुछ खास जड़ी बूटियां देता, जिन्हें रानी राजा के भोजन में मिलाकर उन्हें कमजोर करने लगी। राजा को अब अक्सर थकान और बीमारी महसूस होने लगी, लेकिन रानी अपने प्यार भरे व्यवहार से राजा को यह यकीन दिलाती रही कि यह सब राजकाज के अत्यधिक दबाव का नतीजा है। साधु और रानी के बीच अब हर दिन मुलाकात होने लगी। रात के अंधेरे में जब राजा अपने कक्ष में सो जाता तो रानी उसे कक्ष से चुपके चुपके साधु के कक्ष में जाती। वहां वे साथ बैठते कुछ गुप्त योजनाएं बनाते और उनके संबंध और गहरा जाते। साधु ने रानी को वचन दिया कि वह उन्हें ऐसी शक्तियां देगा जिससे वह पूरे राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला बन जाएंगी। रानी इस सपनों के वादे में पूरी तरह फंस चुकी थी। महल के कुछ वफादार मंत्री और सैनिक अब राजा की बिगड़ती स्थिति और रानी के अजीब व्यवहार को लेकर चिंतित होने लगे थे। उन्होंने राजा को सतर्क करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने अपनी चतुराई से इन सभी प्रयासों को विफल कर दिया। एक दिन दरबार के बैठक में रानी ने दरबार में एक प्रस्ताव रखा कि राजा को अपने स्वास्थ्य के कारण कुछ समय के लिए राज्य के कार्यों से दूर रहना चाहिए। रानी स्वयं राजकाज संभालने का सुझाव देती और राजा, जो अब पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे, इस बात से सभी सहमत हो गए। मित्रों, उधर रानी, जो अब पूरी तरह से साधु के जाल में फंस चुकी थी, इस बात के लिए तैयार हो गई। साधु ने गुप्त योजना बनाई कि राजा जगानंद को धीरे धीरे समाप्त किया जाए। इसके लिए उसने रानी को कुछ खास जड़ी बूटियां दी जिन्हें राजा के भोजन में मिलाना था। ये जड़ी बूटियां ऐसी थीं कि राजा की हालत दिन पर दिन बिगड़ने लगे, लेकिन किसी को भी संदेह ना हो, साधु ने रानी को यह भी समझाया था कि अगर वह राजा को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है तो उसे एक विशेष तंत्र मंत्र का पालन करना होगा, जिसमें राजा का आत्मा रानी और साधु के अधीन आ जाएगा। यह तंत्र रानी को राजकाज की पूरी शक्ति दे देगा। रानी, जो अब अपने विश्वास में पूरी तरह से साधु के साथ थी, अब दोनों इस आश्रम में रहने लगे थे और वह अब तंत्र शुरू करने को तैयार थी। लेकिन राजा विक्रमादित्य के बारे में अब एक और सत्य सामने आया जो सभी को चौंका देने वाला था। राजा ने अपने मंत्री महेश्वर से कहा, महेश्वर, मेरे जीवन की अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह साजिश तुम्हारे सामने पूरी तरह से सामने आए और इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े वह उठाओ। राजा विक्रमादित्य ने अपनी आखिरी शक्ति से महेश्वर को आदेश दिया कि वह साधु और रानी की साजिश को उजागर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। मंत्री महेश्वर ने साधु के जाल को तोड़ने की ठानी। एक दिन साधु ने रानी से कहा, तुम्हारी शक्ति को अब और अधिक बढ़ाने का समय आ गया है। तुम्हारा जीवन अब केवल मेरा ही है और हमारे बीच एक और संबंध बनना चाहिए। रानी, जो साधु की बातों और शक्तियों से पूरी तरह घिरी हुई थी, उसकी बातों में आ गई। साधु ने रानी से कहा कि यह गर्भवती होना ही हमारी योजना का हिस्सा है, ताकि उनके रिश्ते को और भी पवित्र पत्र किया जा सके और वह राजा की शक्ति से भी ऊपर उठ सके। साधु ने अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों का उपयोग करके रानी को गर्भवती कर दिया, जिससे उनका संबंध और गहरा हो गया। रानी को अब यह यकीन था कि साधु का बच्चा न केवल दिव्य होगा, बल्कि वह अपने साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए राजा विक्रमादित्य से भी अधिक ताकतवर होगा। इस योजना के पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी मित्रों, जिसमें साधु और रानी
दोनों ही राजा को हराने के बाद अपने बच्चे को राज्य का अगला शासक बनाना चाहते थे। राजा विक्रमादित्य, जो अब कमजोर और बीमार हो चुके थे, धीरे धीरे महसूस करने लगे कि रानी का व्यवहार पहले से ही बदल चुका था। राजा को यह भी आभास हुआ कि रानी के अंदर कोई गहरी चिंता और चालाकी छिपी हुई थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्री महेश्वर से कहा, महेश्वर, मुझे लगता है कि रानी मुझसे कुछ छिपा रही है। मैं यह नहीं जान पा रहा कि वह क्यों बदल गई है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि वह साधु जगानंद के साथ कुछ गहरे संबंध में है। महेश्वर ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। रानी और साधु के बीच एक गुप्त संबंध है और अब यह बात और भी बढ़ गई है। रानी साधु से गर्भवती हो चुकी है और यह सब कुछ उसी की साजिश का हिस्सा है। राजा विक्रमादित्य को यह सुनकर जोर का झटका लगा। वह यह समझ गए थे कि रानी और साधु के बीच कुछ बड़ा चल रहा है और अब उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह कोई बड़े कदम नहीं उठा पा रहे थे। राजमहल में कुछ लोग अब रानी और साधु की गतिविधियों के बारे में जानने लगे थे। एक गुप्तचर, जो महल के भीतर हमेशा छुपकर काम करता था, गुप्तचर ने एक दिन रानी और साधु की एक मुलाकात को देखा। गुप्तचर ने रानी और साधु को एकांत में बात करते हुए सुना। वे दोनों एक साथ बैठकर अपने भविष्य के बारे में योजना बना रहे थे, जिसमें रानी के गर्भवती होने का मुद्दा प्रमुख था। गुप्तचर ने जो सुना उसे वह तुरंत महेश्वर को सूचित करने के लिए महल में भेज दिया। महेश्वर ने उस सूचना को राजा विक्रमादित्य तक पहुंचाया और राजा को पूरी सच्चाई का पता चला। गुप्तचर ने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि रानी और साधु का एक गुप्त संबंध है और रानी अब साधु से गर्भवती हो चुकी है। यह बच्चा केवल साधु का नहीं, बल्कि राज्य की सत्ता और शक्ति का प्रतीक बनेगा। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह इस हालात को सहन नहीं कर पा रहे थे। राजा विक्रमादित्य के दिल में अब केवल एक ख्याल था, क्या वह अपने राज्य को फिर से उसी तरीके से संभाल पाएंगे जैसे पहले करते। लेकिन राजा का संदेह अब पूरी तरह से सही साबित हो चुका था। राजा विक्रमादित्य, जो अब पूरी तरह से अपने राज्य और अपनी पत्नी की साजिश के बारे में जान चुके थे, राजा ने इस जानकारी को अपने दिल में छिपा रखा। वह यह नहीं चाहते थे कि प्रजा और महल के अन्य लोग इस सच्चाई को जानें, क्योंकि इससे राज्य में अराजकता फैल सकती थी। लेकिन राजा अब एक विकल्प तलाशने में जुट गए थे, क्योंकि वह यह समझ चुके थे रानी और साधु की साजिश इतनी जटिल हो चुकी थी कि उन्हें अपनी शक्ति का एक और रूप अपनाना था। महेश्वर, जो राजा के सबसे विश्वास पात्र मंत्री थे, उसने अब अपनी योजना बनाई। वह राजा को सलाह देने के लिए आगे आए और कहा, महाराज, आपको अब जल्द से जल्द एक मजबूत कदम उठाना होगा। रानी और साधु की चालाकियां को खत्म करने के लिए हमें उन्हें गुप्त तरीके से नष्ट करना होगा। महेश्वर ने राजा से कहा, महाराज, हमें रानी और साधु की बातों को प्रकट करने के लिए किसी को महल के भीतर भेजना होगा, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उन दोनों की साजिश से अनजान हो। हमें उनके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए यह कदम उठाना होगा। राजा विक्रमादित्य ने महेश्वर की बातों को सुना और उनकी योजना को स्वीकार कर लिया। अब महेश्वर ने महल के अंदर एक और गुप्तचर तैनात किया, जो रानी और साधु की गतिविधियों पर निगरानी रखेगा। उधर साधु जगानंद की साजिश अब और भी गहरी हो चुकी थी। रानी ने अपने गर्भवती होने की बात साधु से बार बार छिपाई नहीं, बल्कि वह इसे एक प्रतीक मानने लगी कि वह सत्ता की उच्चतम कुर्सी तक पहुंचने वाली है। साधु ने उसे और भरोसा दिलाया कि उनका बच्चा सिर्फ उनका नहीं, बल्कि इस राज्य का भविष्य होगा। वह दोनों अब मिलकर राज्य पर कब्जा करने के लिए और भी घातक कदम उठाने की योजना बना रहे थे। साधु ने रानी से कहा, तुम्हारा बच्चा हमारे साम्राज्य का भविष्य होगा। हम मिलकर इस राज्य पर राज्य करेंगे और राजा विक्रमादित्य को भूल जाओ। रानी ने साधु के शब्दों में विश्वास किया और उसे अपने दिल से अपना मार्गदर्शक मान लिया। गुप्तचर, जो महल के भीतर छुपकर रानी और साधु की गतिविधियों पर नजर रख रहा था, गुप्तचर ने अब एक और महत्वपूर्ण सूचना मंत्री महेश्वर को दी। उसने बताया कि रानी और साधु ने एक गुप्त बैठक की थी, जिसमें दोनों ने मिलकर राजा को पूरी तरह से नष्ट करने और राज्य पर अपना शासन स्थापित करने की योजना बनाई थी।
गुप्तचर ने यह भी बताया कि रानी ने साधु से कहा था कि अगर राजा विक्रमादित्य अब भी जिंदा रहेगा तो वह उसकी शक्ति के खिलाफ एक चुनौती बनेगा। महेश्वर ने राजा विक्रमादित्य को इन सब की जानकारी दी और राजा ने अब यह ठान लिया कि वह साधु और रानी की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन राजा की शारीरिक स्थिति अब इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे यह सब अकेले नहीं करना था। उसने अपने मंत्री महेश्वर से कहा, महेश्वर, अब वक्त आ गया है कि हमें उनका सामना करना होगा और हम यह काम साथ में करेंगे। साधु जगानंद और रानी कब्जा जमाने के लिए अब पूरी तरह से तैयार थे। साधु ने रानी से कहा, राजा विक्रमादित्य को अब कोई नहीं बचा सकता। हम दोनों मिलकर इस राज्य के अगले शासक होंगे। साधु और रानी की योजना अब इस स्तर पर पहुंच चुकी थी कि वे राजा विक्रमादित्य को पूरी तरह से अपदस्थ करने की योजना बना चुके थे और उनका बच्चा राज्य का नया शासक बनेगा। राजा विक्रमादित्य, जो अब लगभग मृत्यु के कगार पर थे, राजा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक अंतिम कदम उठाने का मन बनाया। वह जानते थे कि अगर वह इस समय पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे तो उनके राज्य की स्थिति हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगी। महेश्वर ने राजा से कहा, महाराज, यह साजिश अब खुली है। अगर हम इसे अब रोकने में सफल नहीं हुए तो यह राज्य हमारे हाथ से निकल जाएगा। राजा ने एक गहरी सांस ली और महेश्वर से कहा, हम इस साजिश को खत्म करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। राजा विक्रमादित्य, जिन्हें महल और प्रजा में एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक माना जाता था, असल में इतने कमजोर और बीमार नहीं थे जितना सब सोच रहे थे। यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा था। असल में राजा को धोखे से बीमार बना दिया गया था ताकि वह साधु रानी सौम्या के साथ संबंध बना सके और वह गर्भवती हो जाए। यह सब साधु जगानंद के साथ मिलकर राजा को अपने जाल में फंसा चुका था। साधु जानता था कि रानी को गर्भवती करने के बाद ही वह अपनी पूरी साजिश को अंतिम रूप दे सकता था। लेकिन साधु ने यह साजिश इतनी गुप्त और प्रभावशाली तरीके से रची कि राजा विक्रमादित्य को भी यह समझने का कोई मौका नहीं मिला। साधु ने राजा विक्रमादित्य को जानबूझकर बीमार कर दिया था। उसने रानी को बताया था कि अगर वह राजा को कमजोर कर देगी तो वह आसानी से उस साधु से मिलाने के लिए राजी हो जाएगा। साधु ने अपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया और राजा के शरीर में ऐसी बीमारियां घुसा दी जो पहले उसे बिल्कुल भी नहीं थी। यह बीमारी इतनी चुपचाप और धीरे धीरे फैल रही थी कि कोई भी डॉक्टर या वैद्य इसे सही से पहचान नहीं पा रहे थे। रानी, जो अब साधु के हर निर्देश का पालन कर रही थी, धीरे धीरे राजा के लिए ऐसा माहौल तैयार कर रही थी जिसमें वह कमजोर हो जाए और अपनी आत्मनियंत्रण खो बैठे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी कमजोरी को महसूस किया, लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि यह सब कुछ साधु और रानी की साजिश का हिस्सा था। जब राजा विक्रमादित्य का शरीर पूरी तरह से कमजोर हो गया तो रानी ने साधु के साथ मिलकर एक गुप्त रात बिताई। यह रात राजा के लिए एक बड़े बदलाव का कारण बन गई। रानी को गर्भवती करने के बाद साधु ने पूरी योजना को अदृश्य रूप से पूरा किया। कोई भी नहीं जानता था कि रानी और साधु के बीच यह घटना घटित हो चुकी थी, क्योंकि रानी ने इसे गहरी रहस्य की तरह रखा था। साधु ने रानी से कहा, अब तुम पूरी तरह से हमारे साथ हो। तुम्हारा बच्चा हमारी साजिश का सबसे अहम हिस्सा बनेगा। अब तुम और मैं मिलकर इस राज्य को अपने अधीन करेंगे। रानी, जो पहले ही साधु के जाल में फंसी हुई थी, अब पूरी तरह से उसकी बातों पर विश्वास करने लगी। उसने साधु को वचन दिया कि वह अपने बच्चे को राज्य की पूरी सत्ता सौंपेगी ताकि वे दोनों इस राज्य को अपने नियंत्रण में ला सके। उधर राजा विक्रमादित्य, जो अब पूरी तरह से कमजोर और असमर्थ हो चुके थे, अचानक एक दिन महेश्वर से मिलने आए और कहा, महेश्वर, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मैं पहले जैसा शक्तिशाली नहीं महसूस कर रहा हूं और मुझे डर है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। महेश्वर, जो अब पूरी सच्चाई जान चुका था, राजा से सच्चाई कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन राजा के संदेह को देखते हुए महेश्वर ने धीरे धीरे राजा को यह बताने की योजना बनाई कि यह सब कुछ एक गहरी साजिश का हिस्सा था। एक रात महल के गुप्तचर ने रानी और साधु की एक गुप्त बैठक देखी। इस बैठक में दोनों अपनी भविष्यवाणियों और योजनाओं को लेकर चर्चा कर रहे थे। गुप्तचर ने सुना कि
रानी ने साधु से कहा, राजा विक्रमादित्य, अब हमसे कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अब पूरी तरह से तुम्हारी ओर से हूं और मेरा बच्चा हमारे राज्य का भविष्य बनेगा। गुप्तचर ने यह सब महेश्वर को बताया और महेश्वर ने तुरंत राजा को सच बताने का निर्णय लिया। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से जाग गए थे कि उन्हें सिर्फ एक भयानक साजिश का हिस्सा बना दिया गया था, जिसमें उनकी कमजोरी और रानी की गर्भवती होने की योजना थी। राजा विक्रमादित्य ने अब पूरी सच्चाई जान ली थी। उन्होंने महेश्वर से कहा, महेश्वर, यह साजिश इतनी गहरी है कि अब हमें इसे तुरंत खत्म करना होगा। मुझे अपनी शक्तियों को फिर से जागृत करना होगा। हमें इस रहस्य को उजागर करना होगा और साधु और रानी को उनके हर कदम के लिए सजा दूंगा। राजा विक्रमादित्य पूरी तरह से सच्चाई जान चुके थे और उनका संकल्प मजबूत हो गया था। वह जानते थे कि यह समय उनके लिए सबसे कठिन है, लेकिन अगर उन्होंने इस समय का सही तरीके से सामना किया तो वह न सिर्फ अपनी खोई हुई ताकत को वापस पा सकते थे, बल्कि राज्य पर साधु और रानी की साजिश का पर्दाफाश भी कर सकते थे। राजा ने महेश्वर से कहा, महेश्वर, मैं अब अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से महसूस करना चाहता हूँ। मुझे चाहिए एक ऐसी योजना जिससे मैं साधु और रानी को उनके ही जाल में फंसा सकूं। हम उन्हें यह समझा देंगे कि अब वह हमें हरा चुके हैं, लेकिन हम असल में उन्हें उनके ही खेल में मात देंगे। महेश्वर ने राजा की बातों को सुना और एक गहरी सोच में डूब गया। उसने धीरे से कहा, महाराज, आपकी स्थिति इतनी नाजुक है कि हमें एक खास प्रकार की रणनीति की जरूरत होगी। हमें पहले उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि आप पूरी तरह से हार चुके हैं। इसके बाद जब वे अपनी पूरी शक्ति दिखा रहे होंगे, तभी हमें उनका सामना करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने महेश्वर की सलाह पर अमल करना शुरू किया। उन्होंने अपने राजमहल में उन सभी प्रमुख मंत्रियों और सैनिकों को बुलाया जिनसे वह विश्वास रखते थे। उन्हें यह योजना दी कि वे सभी राजमहल की सुरक्षा बढ़ा लें और ध्यान रखें कि साधु और रानी के बीच कोई भी संदिग्ध गतिविधि ना हो। राजा ने अपने दरबार में एक अफवाह फैलाना शुरू किया कि वह अब अपनी बीमारी से पूरी तरह से जूझ नहीं पा रहे हैं और जल्द ही उनका अंतिम समय आ सकता है। इस अफवाह ने राज्य भर में हलचल मचा दी। राजा विक्रमादित्य का यह कदम काफी चतुराई से उठाया गया था। उन्होंने जानबूझकर अपनी स्थिति को कमजोर दिखाया ताकि रानी और साधु यह सोचने लगे कि उनका विजय हासिल करना आसान हो गया है। साधु और रानी अब अपने लक्ष्य के बहुत करीब महसूस करने लगे थे। रानी, जो गर्भवती होने के बाद राजा से पूरी तरह से दूर हो चुकी थी, अब अपनी पूरी ताकत साधु के साथ मिलकर राज्य पर कब्जा करने में लगा रही थी। साधु ने रानी से कहा, अब हम सब कुछ अपनी मुट्ठी में करेंगे। राजा विक्रमादित्य की कमजोरी का फायदा उठाने का समय आ गया है। रानी ने साधु के साथ मिलकर राजा के खिलाफ अपनी साजिशों को और बढ़ा दिया। वे दोनों इस विश्वास में थे कि राज विक्रमादित्य अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका था और उसका अंत नजदीक था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी शक्ति छिपाकर एक गुप्त तंत्र का सहारा लिया, जिससे वह अपनी खोई हुई ताकत धीरे धीरे फिर से प्राप्त करने लगे। महेश्वर ने उसे बताया था कि साधु की तंत्र मंत्र शक्तियां असल में राजा की ताकत को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, लेकिन राजा ने इसके खिलाफ एक विशेष तंत्र का उपयोग किया। यह तंत्र साधु और रानी के तंत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली था। राजा पहले की तरह शक्तिशाली महसूस करने लगे थे। उनका शरीर पहले जैसा सशक्त हो गया था और उन्होंने खुद को फिर से एक महान योद्धा के रूप में महसूस किया। अब वह अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए तैयार थे। राजा विक्रमादित्य ने एक अंतिम बैठक सभा बुलवाया। इस सभा में पूरे राज्य के मंत्री, अधिकारी और दरबारी शामिल हुए। रानी और साधु को भी बुलाया गया, लेकिन वे दोनों यह नहीं समझ पा रहे थे कि राजा अचानक इतनी जल्दी स्वस्थ कैसे हो गए हैं। राजा ने सभा में घोषणा की, हे दरबारियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी कमजोरी को धोखे से आपके सामने पेश किया। यह सब मेरी साजिश थी ताकि मैं साधु और रानी की चालाकी का पर्दाफाश कर सकूं। सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजा ने फिर अपनी पूरी योजना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि साधु और रानी ने एक जटिल साजिश रची थी, जिसमें रानी को गर्भवती करना और राजा को कमजोर करना शामिल था। रानी और साधु की आंखों में अब डर था
उनकी पूरी योजना नष्ट हो चुकी थी। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया। फिर राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि इस रानी और साधु को ले जाओ यहां से और काल कोठरी में डाल दो, और यह दोनों काल कोठरी से आजीवन बाहर निकल ना पाए। इन्हें आजीवन कारागार में ही रखना। मित्रों, फिर राजा की अनुमति पाकर सैनिकों ने रानी और उसे साधु को षड्यंत्र रचने के अपराध में कारागार में डाल दिया। मित्रों, रानी और साधु की साजिश अब पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। सभी दरबारी राजा की बुद्धिमत्ता और धैर्य की सराहना करने लगे।